एक्चुअली स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग। और आज जिस चीज़ के ऊपर हम वर्किंग करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हमारा वर्कआउट। और इसके अंदर हम क्या देखने लगे हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करके अपने अब देखिएगा, अब आपको आ रही है आवाज़ अच्छी हुई है कि आपने इस असाइनमेंट तक अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर ली होगी। आज इसको यहीं रखते हैं और जिस असाइनमेंट के ऊपर आज हम काम करने जा रहे हैं उसे बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। वर्कआउट सैलरी शीट आज हम एक बनाने जा रहे हैं, एक सैम्पल वर्किंग सैलरी शीट बनाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास और जा रहे हैं, उसके बाद आपका ओवर टाइम आ रहा है और फिर आपके पास जो वर्किंग है वो आ रही है। यानी वर्किंग से मुराद ये है कि टोटल कितने घंटे आपका एम्प्लॉय काम करता है। यानी अगर एक एम्प्लॉय जो है वो 8 घंटे उसके रेगुलर हैं, 2 घंटे वो ओवर टाइम करता है, तो टोटल कितने घंटे वो काम करता है, वी विल डिसाइड कि वो 10 आवर्स जो है वो टोटल जो है वो काम करना है। इसी तरह अगर एक और एम्प्लॉय है वो डिप्टी मैनेजर है तो वो 7 घंटे काम करता है, 1 घंटे ओवर टाइम करता है, तो टोटल वो 8 घंटे जो है वो काम करता है। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय 5 घंटे काम करता है, वो 1 घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है, तो टोटल यहाँ पर अगर हम सिंपल ये कहें कि आपने सम का फार्मूला जो है वो यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं कि इक्वल सम, और फिर मैंने रेंज डिफाइन कर दी है कि जिन दो वैल्यूज को आप जमा करना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो मेरी बताने वाली हो या आपको पिक करने में मुश्किल आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ईमेल एड्रेस है, मैंने लास्ट तक में भी आपको बताया था, एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि ईमेल एड्रेस की सूरत में आपके पास जो है सिस्टम है जिसके भाई आप सेटिंग अगर करनी फिर आप जल्दी आया करें। आप अभी क्लास के दरमियान अब बाद में बात नहीं होगी। भाई माइक ऑन कर लीजिएगा, अपना हेडफोन की आवाज़ ऊँची करनी। ओके जी, अब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास जो है वर्किंग में जो वर्कआउट करने वाली बात है वो ये है कि अब मैंने ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर आप ईमेल एड्रेस कोई भी लिखने के लिए जैसे ही आप कीबोर्ड से @ का साइन प्रेस करेंगे, जैसे ही आप कीबोर्ड से @ का साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद कुछ भी लिखने के बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो एक्सेल ये समझेगा कि सेल में लिखी हुई वैल्यू एक हाइपरलिंक वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपने सेल में लिखी है वो अब एक लिंक के तौर पर ट्रीट की जाएगी। यानी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर का जो आउटलुक बॉक्स है उसके अंदर मेल फॉरवर्ड इस ईमेल एड्रेस से मैं मेल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सा मैंने यहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे, जो भी आप ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे वही वाला लिंक जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मीन्स अगर आप यहाँ पर इनको खत्म करते हैं और यहाँ पर नया ईमेल एड्रेस लिखते हैं, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इसको जिसका हम ABC2 है gmail.com, तो आपका ये ईमेल एड्रेस करना है। अगर आपने किसी ईमेल एड्रेस को रिमूव करना है या क्लियर करना है तो होम के अंदर जाएंगे और होम में जाकर आपने यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। क्लियर हाइपरलिंक खत्म कर देगा, रिमूव इसके लिंक को ब्रेक कर देगा। अब आप इस पर जितनी दफा मर्जी क्लिक करें, अब ये एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और ये प्लेन टेक्स्ट की तरह ही डील किया जाएगा, इसको एक प्लेन टेक्स्ट समझा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह अगर आगे फर्दर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके पास फर्दर जो ईमेल एड्रेस है वो भी इसी तरह आते चले जाएंगे। लेकिन देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पर किसी भी ईमेल एड्रेस को नए सिरे से दोबारा से एंटर करता हूँ, तो जैसे ही मैं किसी नए ईमेल एड्रेस को नए सिरे से यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जो मेरा डाटा वो दोबारा से ईमेल एड्रेस की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक कि इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक न्यू टेक्स्ट के अंदर, ये नए टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप मूव करें और यहाँ पर आ जाएं। अब मैं कुछ और रिस्ट्रिक्शन चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा डेजिग्नेशन है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, क्लर्क है,
हेड ऑफिसर है, पीएन है, ये मेरे नीचे दिए हुए डिफरेंट जो है वो डेजिग्नेशन है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या मैंने यहाँ पर देख सकता हूँ। अब इन डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन डेजिग्नेशन के ऊपर मेरे पास जो मुझे वर्कआउट करना है या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन डेजिग्नेशन से डेजिग्नेशन सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ सके। अगर आप इस तरह की चेंज करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ से किसी भी डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करें और फिर वो डेजिग्नेशन जो है वो आपके पास सिलेक्ट होकर आ सके, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए आपको एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करना है और वो ऑप्शन है आपके पास क्या? वो ऑप्शन है डेटा के टैब के अंदर आपको मिलेगी। तो जस्ट ओपन डेटा टैब, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से कह दिया कि जी मेरे पास डाटा का टैब है। डाटा के टैब के ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन मुझे मिलती है जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर चला जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। याद रखिएगा डाटा वैलिडेशन ऑप्शन किसी भी डाटे को हमारे पास क्या करती है, हमारे पास इस तरह से इम्प्लीमेंट करती है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई सेल स्पेसिफिकली सिर्फ वही वैल्यूज गेन कर सके जो आप इसे देना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब डाटा वैलिडेशन की ये जो ऑप्शन है ये आपकी किस तरह डील करेगी? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 3 फर्दर ऑप्शन जो हैं वो आ जाती हैं। एक सेटिंग के नाम से, दूसरी इनपुट मैसेज के नाम से और तीसरी आपके पास एरर अलर्ट के नाम से। अभी क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है ना वो अप्लाई की हुई है तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप देखिए कि आपके पास किसी किस्म का कोई ड्रॉप डाउन एरो जो है वो नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर काम करते हुए आपके पास इधर ड्रॉप डाउन एरो आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं या जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो आपके पास डाटा वैलिडेशन की सेटिंग के साथ जो है वो अकर करेगा। अभी इसी डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को यहाँ पर एक दफा दोबारा से देखेंगे कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट होगा या किस तरह से ये वैल्यू जो है ये मेरे पास वर्कआउट में आएगी या किस तरह से ये वैल्यू मेरे पास जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। अब इस सेटिंग को देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये किया कि मैं सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ऑलरेडी डाटा एंटर नहीं करना, यानी जिस डाटे पर आप डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप अपना डाटा जो है वो एंटर नहीं करेंगे। यानी मैंने क्या करना है, मैंने ये सारा डाटा यहाँ से रिमूव कर देना। मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस डाटे के ऊपर वैलिडेशन लग जाए, यानी डाटा सिर्फ यहीं से सिलेक्ट हो सके। तो मैंने अपने इस डाटे को सिलेक्ट किया। डाटे को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप गए डाटा के अंदर, डाटा के टैब पे क्लिक किया। डाटा के टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर गेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स में जाकर मैंने कहा अलाउ, और अलाउ में जो भी वैल्यूज आप अलाउ करना चाहते हैं, अगर वो होल नंबर्स हैं, अगर वो डेसिमल्स हैं, अगर वो लिस्ट है या अगर डेट एंड टाइम है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट अलाउ करना चाहता हूँ जो मैनेजर से लेकर पीएन तक मेरे पास आएगी। तो मैंने यहाँ पर जाकर क्या किया, लिस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया और मैनेजर से लेकर पीएन तक की जो वैल्यूज हैं उसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इनपुट मैसेज में अगर इसके ऊपर कोई मैसेज शो कराना है आप यहाँ से ले जाएं। इनपुट मैसेज में, मैसेज का मतलब ये होगा कि इसके ऊपर ये आपकी लिस्ट अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया कि वैलिडेशन इज अप्लाइड। मैंने यहाँ पे कोई भी मैसेज दिया, ये इस मैसेज बॉक्स का टाइटल होगा वैलिडेशन। मैं कहता हूँ नीचे जाते हैं और क्या देते हैं, कॉपी। तो डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज यूज्ड। ठीक है जी, मैंने एक टाइटल दे दिया
और एक मैंने उसका इनपुट मैसेज दे दिया। एरर अलर्ट में गए, एरर अलर्ट में जाने के बाद आप जो भी एरर अलर्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं वो आप डिफाइन कर लें। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा क्लिक, और अब आपने एरर अलर्ट डिफाइन करना है। एरर अलर्ट आपका क्या होगा कि आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद कह दिया है 3 तरह के एरर अलर्ट होते हैं, सुन लीजिएगा। नंबर 1 स्टॉप, अगर मैं ये एरर अलर्ट यूज करता हूँ तो मैं गलत एंट्री करके आगे नहीं जा सकता। वार्निंग, अगर मैं ये एरर अलर्ट यूज करता हूँ तो मुझे एक वार्निंग आएगी, मैं अपनी मर्जी से वो डाटा जो है, जो गलत डाटा है वो एंटर कर सकता हूँ। देन इंफॉर्मेशन, अगर मेरे पास गलत डाटा एंटर किया जाता है तो जस्ट एक मैसेज बॉक्स आएगा कि आपने गलती की है, आप अपनी गलती को ठीक कर लें। तो इस तरह के मैसेज जो हैं वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन से देख सकते हैं। मैं फिलहाल स्टॉप यूज करूंगा, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जब भी आप डाटा वैलिडेशन यूज करें आप स्टॉप की ऑप्शन जो है वो यूज करें। तो मैं यहाँ से स्टॉप की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाकर क्लिक करते हैं और आप कहते हैं टाइटल। तो जो भी टाइटल आपने डिफाइन करना हो आप वो वाला टाइटल डिफाइन कर दें। यानी इस बात ध्यान में रहे कि किसी भी डेजिग्नेशन को गलत एंटर करने पर क्या एरर आएगा, ये हमारे पास हमारा डाटा वैलिडेशन का अलर्ट बॉक्स दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर आना चाहिए इनवैलिड डेजिग्नेशन। ओके, और नीचे मैंने कह दिया कि जी यहाँ पर तो आई जस्ट हैव टू एंटर मैसेज, प्लीज एंटर valid designation for employee। ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास क्या होगा, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया आपका डाटा जो है वो देखिए आपको एक मैसेज बॉक्स दे रहा है। ये कौन सा मैसेज बॉक्स है, अगर आप दोबारा से मैसेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखें तो आपका इनपुट मैसेज था, उसके ऊपर था वैलिडेशन इज अप्लाइड, ये वैलिडेशन इज अप्लाइड आ रहा है। नीचे था डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज यूज, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज यूज। मैं ये शो नहीं करना चाहता, याद रखिएगा ये तमाम सेल्स के ऊपर नजर आएगा। यानी अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, फिर नहीं आएगा जिन पे आपने ये अप्लाई किया है। मैं ये शो नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा मैं डाटा के टैब में जाता हूँ। डाटा के टैब में जाके वैलिडेशन के अंदर जाकर आप अपना ये मैसेज ऑफ कर दें, ओके कर दें। मैंने खत्म नहीं किया, मैसेज ऑफ किया। आई प्रेफर कि जब आप ये वर्किंग कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर लें। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं उसके बाद गया डाटा के टैब के अंदर, डाटा के टैब के अंदर जाकर डाटा वैलिडेशन में मेरा सेटिंग्स थी, तो सेटिंग्स में मैंने ये कहा था कि ये वाली लिस्ट जो है ये आनी चाहिए। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ गई है। जब भी आप डाटा वैलिडेशन में लिस्ट की ऑप्शन यूज करेंगे आपको ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है वो नजर आएगी। आपने यहाँ जाके इसको सिलेक्ट कर लिया मैनेजर, देन वी हैव द डिप्टी मैनेजर, आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट द क्लर्क, देन वी सेड दैट वी हैव टू सिलेक्ट पीएन एंड और सो ऑन जो भी आपने डेजिग्नेशन लेने हैं वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कोई गलत डेजिग्नेशन या गलत स्पेलिंग टाइप कर देते हैं तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको एक एरर आएगा। ये एरर वही है जो आपने अभी सेट किया। आपने कहा था एरर अलर्ट स्टॉप टाइप का, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉप का आपका आइकन है और इसमें कोई ओके वाली ऑप्शन नजर नहीं आ रही। करा ओके यानी ठीक करोगे तो आगे जाओगे रिट्राई, अदरवाइज अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हो कैंसिल, या इस टाइप के ऊपर कोई हेल्प लेना चाह रहे हो तो वो यहाँ से आप हेल्प की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। What I am doing now, I just go and select retry because I know I have to enter the wrong spelling here. So मैं यहाँ जाता हूँ और लिस्ट से वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहता प्लीज एंटर वैलिड डेजिग्नेशन फॉर एम्प्लॉय। सो आई जस्ट सेड मैनेजर, मैंने लिस्ट से सिलेक्ट किया, ये स्पेलिंग ठीक है एंड वी हैव टू ग्रेफ डाटा। याद रखिएगा अक्सर काम करते हुए जो एरर आता है वो ये है कि यहाँ पर क्लर्क के आगे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देते हैं। अगर आप यहाँ कुछ स्पेस दे देंगे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब यहाँ पर आप उसकी डाटा एंट्री करेंगे तो वहां पर आप उसकी स्पेस जो है वो यूज करेंगे। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आप अपनी जो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं वो आप इसी तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट मैंने आगे मूव किया, मेरे पास नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आ रहे हैं जो कि 8 हैं, टाइम आ रहा 2, 8 जमा 2 10 घंटे मेरे पास आ गए।
ये सिंपल सम का फार्मूला है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल काम मैंने नहीं किया, सिंपल सम का फार्मूला अप्लाई किया। थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने ईमेल एड्रेस अप्लाई किए, देन वी हैव टू अप्लाई डेजिग्नेशन, आफ्टर दैट हमने अपनी वैल्यूज ली, उनका टोटल किया और आपके पास आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से आ गई। नेक्स्ट मैंने निकालनी है सैलरी। अब सैलरी से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, जॉब टाइप निकालता हूँ। जॉब टाइप के लिए मैं एक रूल लिख रहा हूँ और वो रूल क्या है मैं जल्दी से यहाँ मूव करता हूँ। मैंने यहाँ जाकर कहा जी कि मेरे पास मैंने कहा है मैं बोल ही नहीं रहा जी अभी अभी मैं बोलूंगा तो आपको आवाज आ जाएगी जी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ ओके जी। मैंने यहाँ पर टाइप ये किया है कि मैंने यहाँ पर लिखा ये है कि लेस देन 8 आपके पास कब आया, ये लेस देन 8 की एक ऑप्शन हमने यूज की है। अगर लेस देन 8 होते हैं आपके पास, ऐसे भी लिखा हो सकता है, आपका जो डाटा है वो आपके पास कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एक तो मैंने ये लिखा है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि और जो है वो लेस देन 8 है, यानी क्राइटेरिया देने का तरीका ये भी हो सकता है, या और जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो आप कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे जाके डील कर सकते हैं। और तो लेस देन 8 तो ये लेस देन 8 है, ये ग्रेटर देन 8 है, तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे करना है या इसकी वर्किंग किस तरह है, तो यहाँ आ जाते हैं कौन सी जगह पर, जहां पर आपने अपनी जॉब टाइप डिफाइन की है। अब जॉब टाइप में नो डाउट इसमें थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि ये एक दिन की शीट है, ठीक है। तो एक दिन के हिसाब से मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे 30 डेज के भी शीट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जाके कहा कि मैं कहता हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरे वर्किंग आवर्स लेस हैं 8 से, तो फिर जो जॉब टाइप है वो होगी पार्ट टाइम। कोमा इसकी एल्स कंडीशन, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो होगी फुल टाइम। यानी मेरे पास दो बातें आ गई। एक बात कि आपने आपकी जो वैल्यूज हैं अगर तो वो लेस देन 8 है तो फिर तो पार्ट टाइम है। आगे अगली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जो चीज रह जाती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ही है। तो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, देन आई प्रेस एंटर। तो हियर यू सी दैट ये पर्सन जो है ये मेरा फुल टाइम काम कर रहा है। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, मूव डाउन करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करने के बाद जब देखते हैं तो सिर्फ ये पर्सन जो है ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्योंकि ये 6 घंटे काम कर रहा है। हमने रूल बनाया था कि 8 घंटे वाला, लेकिन अब मैं इसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंज चाहता हूँ। चेंज ये चाहता हूँ कि रूल जो मैंने 8 से बनाया था वो 8 से नहीं करना, वो कंपनी के स्टैंडर्ड आवर से करना है। तो कंपनी के स्टैंडर्ड आवर यानी 8 वाला रूल अब खत्म हो गया। स्टैंडर्ड आवर कितने, इसमें का स्टैंडर्ड आवर 9 है, तो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया। याद रखिएगा जो भी रेफरेंस आप क्या करेंगे, जो भी रेफरेंस आप जो है वो जब डील करेंगे और वो रेंज के बाहर होगा, हमने कहा था कि हम इसको फिक्स करेंगे, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया और देन आपने इसको नीचे की तरफ जो है वो ड्रैग कर देना है। तो आपकी ये शीट जो है यानी ये फुल टाइम है, ये पर्सन पार्ट टाइम हो गया, ये फुल टाइम, ये पार्ट टाइम और फिर ये फुल टाइम। अपने फार्मूले में फॉर्मेटिंग का ख्याल रखिएगा, आप फुल का एफ जो है वो आप बड़ा करेंगे, टाइम का टी जो है वो बड़ा करेंगे, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो आनी चाहिए, तो फिर आपका डाटा जो है वो इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी पिक नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आई तो फिर वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो अभी हम डील करने जाएंगे, ये जिस ऑप्शन को अभी हम डील करेंगे
और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि मुझे यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करनी है। सैलरी किसकी कैलकुलेट करनी है? मुझे यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करनी है एबीसी एम्प्लॉय की। और एबीसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी कैसे, जरा पहले ये रूल थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बड़े कॉम्पिटेंटली जो है वो समझेंगे। रूल ये है, अगर कोई डेजिग्नेशन एम्प्लॉय का मैनेजर है, ये लिखा हुआ है, अगर मेरे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मैनेजर है तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर एक एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, मैंने कहा इक्वल इफ अगर डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको मल्टीप्लाई करवा दें 20 के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक पर्सन एबीसी जो है वो 8 घंटे काम करता है और 20 रुपए उसको घंटा मिलना है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 को 20 से जो है वो जरब दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इम्प्लॉय जो है ये 10 घंटे काम कर रहा है और उसको 20 रुपए के हिसाब से देना है, तो जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा आप देख सकते हैं कि 200 जो है वो आंसर आ गया। लेकिन ये रूल था एक के लिए, कल को हो सकता है इसका डेजिग्नेशन बदल जाए, ये मैनेजर हो जाए या डिप्टी मैनेजर हो जाए, इसमें डाउनफॉल आ जाए या अपफॉल आए, कोई भी चेंजिंग हो सकती है। तो हमें इसी फार्मूले में तमाम कॉन्सेप्ट को कवर करना होगा। तो आई जस्ट रिमूव दिस, मैंने यहाँ से इसको खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ पर वर्किंग कुछ इस तरह कर रहा हूँ, देखिएगा मैं लिखता हूँ, आप सबने देखना है, मैं साथ साथ बोलूंगा, आपने देखना है। मैंने कहा इक्वल अगर बल्कि मैं इस सेल की बजाय इस सेल में लिख रहा हूं। जी देखिएगा, मैंने कहा इक्वल इफ अगर तो डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 20 के साथ। ये पहले एम्प्लॉय के लिए पहली कंडीशन जो है वो हमने लिखी, मैंने कोमा किया। देन आई सेड इफ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है डिप्टी मैनेजर के, तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको मल्टीप्लाई कर दें 18 के साथ। और फिर यही रूल आप आगे आने वाली तमाम वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे। अब देखें आगे कितनी वैल्यूज आनी है, 1 2 3। मैंने कहा यही रूल आगे 3 पे अप्लाई करना है, तो मैंने कह दिया 2 1 2 3, तीनों के लिए रूल अप्लाई किया। यहाँ पर गए, यहाँ जाकर मैंने क्या कहा जी, यहाँ जाकर मैंने कहा कि मेरे पास F14 F19 I14 G19 F14 F20 I14 G20 21 F21, then we again have F21 because इसके साथ ही लिखा हुआ है, then F22 and then again we have to enter F22। ठीक है जी, मैंने सिंपल ये रूल अप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, आखिरी ब्रैकेट का कलर ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक करने के बाद मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, लेकिन अभी कुछ चेंजिंग ऐसी है। देखिए यहाँ पर F14 एक सेल ऐसा है जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, एक सेल ऐसा है I14 का जो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये भी नहीं करेगा, यानी ये भी चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा, जबकि ये जो क्राइटेरिया ये फिक्स होगा। तो मैं जो जो क्राइटेरिया F14 और I14 के अलावा बाकी सबको फिक्स कर रहा हूं। F4 दबाता हूं, नूरुलान को बता देते हैं। मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया,
आपके पास 176 आ गया। क्योंकि अब आपने फिक्स कर लिया हुआ है, आप जस्ट अपने इस सेल पे क्लिक करें और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें, तो आपके स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक जो इनकी सैलरीज हैं वो आ जाएंगी। लेकिन अभी पता क्या हुआ है, अभी हुआ ये है कि आपके पास यहाँ जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से आई है, या कोई वर्किंग जो है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट में आई है कि जितने आज वो वर्किंग कर रहा है या जितने घंटे वो वर्किंग कर रहा है वो उसके हिसाब से आई है। यानी 10 घंटे है तो 20 रुपए के हिसाब से उसकी सैलरी जो है वो आ गई है, 8 घंटे है तो उसके हिसाब से आ गई है, 9 घंटे है तो उसके हिसाब से आ गई है। पर अब मैं ये नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊं और कुछ रूल ऐसे कर लेते हैं। यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, क्विकली मूव ऑन करते हुए अपने इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि रजिस्टर है। बाकी जी अगर आपका ये लिंक ब्रेक होगा तो मैं नया लिंक 10 मिनट के बाद दोबारा एंटर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको वहां से इजीली पिक कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जी क्वेश्चन है किसी को? जी मोहसिन पूछेगा, मोहसिन क्वेश्चन पूछे। चलो देखिएगा, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरे पास सबसे पहले पहले तो आपको ये क्राइटेरिया समझना है, ये रूल समझना करना क्या है। तो सबसे पहले रूल ये बना है कि अगर उसका डेजिग्नेशन हेड ऑफिसर है और हेड ऑफिसर 11 घंटे काम करता है, आपने अपने डेजिग्नेशन में जाकर देखना है कि हेड ऑफिसर कहाँ आ रहा है। तो ये मुझे मिला मेरा हेड ऑफिसर। अब आपने किया ये है कि आपने इस हेड ऑफिसर को इस हेड ऑफिसर से कंपेयर किया है। तो ये पहली लाइन मैंने लिखी है, ये वाली, ये बेसिकली कंपेयर करता है हेड ऑफिसर को हेड ऑफिसर के साथ। उसके बाद कितने घंटे वो काम करता है, तो जितने घंटे वो काम करता है, नहीं यहाँ ये 11 आवर्स काम कर रहा है, तो 11 आवर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया इन पूरे आवर्स में से हेड ऑफिसर के आवर्स के साथ, यानी ये वाला जो हेड ऑफिसर के 16 थे और उससे ये वाली लाइन में मैंने ये काम किया कि I14 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हेड ऑफिसर वाली लाइन के साथ, यानी इस वाले सेल के साथ जिसे G18 का नाम हम दे रहे हैं। G18 वाली लाइन है, G18, G19, G20, ये सिर्फ पहले वाले एम्प्लॉय के लिए कंपेयर किया, दूसरे वाले एम्प्लॉय यानी पहले एम्प्लॉय के लिए ये कंपेयर किया, यानी मैनेजर के लिए, दूसरे डिप्टी मैनेजर के लिए ये कंपेयरिंग हुई, तीसरे डिप्टी मैनेजर के बाद हेड ऑफिसर के लिए ये कंपेयर हुआ, फिर क्लर्क के लिए ये कंपेयर हुआ, फिर पीएन के लिए ये कंपेयर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। जी मोशन क्लियर है? ओके, उसामा आपने भी हाथ खड़ा किया। उसामा जी चलें, ओके जी, मैंने इसको ऑफ कर दिया जी। नेक्स्ट वन वी हैव, मैंने इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आपने कहा जी यहाँ पर आ जाए और अब आपने सैलरी पर डे जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब आपने सैलरी पर डे कैसे कैलकुलेट करनी है कि अगर एक एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मैनेजर है तो फिर मैनेजर से इसे कंपेयर करें। अभी ना अब मैं इस लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा अगर मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर है तो फिर 10 में से 9 घंटे की सैलरी उसे रेगुलर पे करनी है और जो 10 माइनस 9 बराबर 1 है, उस 1 घंटे की जो सैलरी है वो मैं उसको पे करूंगा कैसे? ओवर टाइम के हिसाब से। यानी अब मैं इन दोनों कॉलम को यूज करूंगा कि पहले किसी भी एम्प्लॉय के जो पहले 9 घंटे हैं उसकी सैलरी मैं उसे स्टैंडर्ड आवर से दूंगा और जो अगले घंटे हैं उसकी सैलरी मैं उसको ओवर टाइम के हिसाब से दूंगा। यानी अगर ये पर्सन 11 घंटे काम करता है तो आपने जो इसको सैलरी देनी है वो आप क्या करेंगे, वो जो आपने इसको सैलरी देनी है उसको फिर 9 घंटे की सैलरी इसको हेड ऑफिसर यानी 16 के हिसाब से मिलेगी, जबकि 10, 11, 2 घंटे की सैलरी इसको 18 रुपए के हिसाब से मिलेगी।
अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपने इसका रिप्लाई करना है। सवाल आपसे ये है कि अगर ये एम्प्लॉय जो है, यही एम्प्लॉय कर लेते हैं, अगर ये पीएन हो जाता है, यानी एक पीएन अगर एक एम्प्लॉय है और वो 11 घंटे काम करता है, तो आपने मुझे ये बताना है कि उसको ओवर टाइम इंक्लूड करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। यानी रेगुलर घंटे 9 है, ओवर टाइम 2 रुपए ज्यादा है, यानी 14 रुपीज पर आ रहा है। तो बताएं उसको सैलरी कितनी मिलेगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। हमने अभी बात कर रहे थे कि हम जिस चीज के भी इंप्लीमेंट कर रहे थे वो हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास हमारा जो आईडी है वो किस तरह से आएगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ 2 वैल्यूज आ रही थी, जैसे मैंने यहाँ देखी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कितना मेरे पास जो वर्कआउट है वो इंप्लीमेंट में आएगा या मेरी क्या वर्किंग है जो यहाँ मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो जस्ट मूव ऑन है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैंने वर्कआउट किया। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे ओवर टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या किसी पर्सन के और जो इतने हैं कि इसे ओवर टाइम जो है वो कैलकुलेट करना, उसके लिए ओवर टाइम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको इस तरह की वर्किंग करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर वर्किंग अपनी किस तरह डील करनी है हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, और किस तरह से आपने सैलरी पर डे कैलकुलेट करनी है या आप कैसे देखेंगे या इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा इक्वल, और इक्वल करने के बाद जो है वो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ओवर टाइम बनता है या नहीं। अगर तो किसी पर्सन का ओवर टाइम नहीं बनता तो फिर तो हमें पुराने वाला फार्मूला यूज करना है जिस तरह हमने पहले डील किया। कैसे? मैंने कहा एक, अगर डेजिग्नेशन मैनेजर या डिप्टी मैनेजर या हेड ऑफिसर या क्लर्क या पीएन ने और जो है वो कम शो किए या बराबर हैं, ये दोनों वो सूरतें हैं जब उसे ओवर टाइम नहीं देना। मैं रिपीट करता हूं, जब मेरे वर्किंग आवर्स कम है या बराबर हैं किससे? स्टैंडर्ड आवर्स से। तो फिर क्या करना है? अब वो आप पूरा वही पहले वाला फार्मूला जो है वो यूज करें कि अगर वो डेजिग्नेशन मैनेजर है तो ये, यानी आपने कहा अगर तो कम है 9 से या 9 के बराबर है। अब वहां आप कहते हैं सर बटन लिखेंगे, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है क्योंकि मैंने एक ऐसा फार्मूला लिखना है जो मेरे तमाम आने वाले साइज जिनमें मैंने ड्रैग करना है उनके लिए भी ठीक हो। तो मैंने कहा अगर मेरे आज कम है या बराबर है तो इन दोनों सूरतों में कोई ओवर टाइम नहीं बनता है। तो जैसे एक, क्या अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के तो फिर जितने घंटे वो काम करता है उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ। ये पुराने वाला फार्मूला जो मैंने पहले वाला फार्मूला यूज किया है, मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अगले चारों डेजिग्नेशन के लिए उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ 2, 3, 4, 5। देन आपने आखिरी कंडीशन इफ क्लोज नहीं करनी। जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा टफ होने लगा है। तो यहाँ पर यहाँ तक मैंने क्लोजिंग कर ली है। ये जो आखिरी वाली इफ कंडीशन है ये इसके पहला वाला पैरामीटर है, मैंने ये अभी क्लोज नहीं की तो मैं यहाँ कोमा लगाता हूँ। यानी अगर लेस देन या इक्वल टू 9 होंगे तो फिर तो ये वाला पूरे का पूरा फार्मूला एग्जीक्यूट कर जाएगा। अदरवाइज जो चीज मैं आगे लिखूंगा वो एग्जीक्यूट करनी है। तो मैंने यहाँ पर आगे क्या किया कि मैं यहाँ आगे मूव ऑन करूंगा और यहाँ मूव करने के बाद जी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये आपकी वर्किंग आ रही है, आपके आवर्स आ रहे हैं, आपकी फंक्शनलिटी आ रही है, आपने यहाँ पर ये टाइप कर ली। ये था क्या
कि आपने जो भी काम किया है, अगर तो ओवर टाइम नहीं है तो फिर तो ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट कर गया। अगर वो लेस देन इक्वल की बजाय ग्रेटर देन है तो फिर मेरा ये वाली जो फंक्शनलिटी है ये यूज होगी। अब इस फंक्शनलिटी के लिए हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इस वाले रूल को थोड़ा सा चेंज कर लूँ। F18, G18, F19, G19, then we have F20, G20, F21, G21, F22 and then we have, या देखिए जब मैं ड्रैग करूंगा यहाँ वैल्यू लिखूंगा ना तो यहाँ से आपका कैसे जंप करके यहाँ आना चाहिए। दैट्स मीन कि मेरे फार्मूला जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैंने दूसरा यानी ओवर टाइम वाला फार्मूला लिखना है, और एक्चुअली ये पहले वाला तो हमने पहले भी देखा था। अब ये दूसरा ओवर टाइम वाला जो रूल है वो हम डील करने लगे हैं, या ओवर टाइम वाले के हवाले से हम फार्मूला लिखने लगे हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा एक लिख रहा हूं जिस तरह भी आपने सॉल्व किया था। अगर तो डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के, तो फिर क्या करना है, क्योंकि अब मुझे श्योर है कि यहाँ लेस देन या इक्वल था, वो तो मैं ऑलरेडी ऊपर बात कर चुका हूं। यहाँ वो ग्रेटर या 9 से, अब 9 से ग्रेटर है तो पहले 9 आवर्स की सैलरी, यानी पहले 9 आवर्स की सैलरी मैंने उसको अदा कर देनी है पुराने वाले रूल के मुताबिक। फिर इसमें मैंने क्या करना है, मैंने जमा करनी है। कौन सी सैलरी और देनी है, मैंने कहा टोटल आवर्स माइनस जिसकी सैलरी इसको दे दी है। कितने घंटे निकला है, 1 घंटा बच गया। इस 1 घंटे की सैलरी हम उसको अदा करेंगे 22 के साथ। यहां तक मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा अगर उसका डेजिग्नेशन मैनेजर के बराबर है तो फिर क्या करो, जितने घंटे वो काम करता है उसमें से 9 घंटे की सैलरी, ये हम फिक्स कर लेते हैं, उसको अदा कर दो G18 के साथ। ये उसके 9 दिन 18 180 रुपए पहले से पे हो गए। अब उसके बाकी घंटे देखने, तो L10 में उसके बाकी घंटे, L10 में से मैंने 9 आवर्स माइनस किए, यानी 10 माइनस 9, इस वाले सेल का आंसर आ जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 22 के साथ, तो ये उसकी क्या निकल आएगी, ये उसकी निकल आएगी ओवर टाइम की सैलरी, यानी जो 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया उसको 20 रुपीज के हिसाब से मिल जाएंगे। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। नथिंग, मैं रिपीट करता हूं दोबारा से। मैंने कहा अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है नीचे दिए हुए डेजिग्नेशन के, तो जितने घंटे वो काम करता है उसको पहले रेगुलर सैलरी दो, फिर उसके टोटल आवर्स में से माइनस कर दो जो उसको आपने सैलरी दे दी है वो वाली, और जो रिमेनिंग सैलरी आवर्स आएंगे उसकी सैलरी उसको 22 के हिसाब से अदा कर दो। अब मैं देखें, ये मैंने 1 के लिए लिख लिया, 2 3 4 5 बाकी एम्प्लॉइज के लिए इसको कॉपी कर लिया। रूल एडजस्ट करता हूं, F19, G19, H19, F20, G20, H20, F21, G21, H21, F22, G22, H22। और अब आपने क्या करना है, बाकी की तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना। आखिरी ब्रैकेट जो क्लोज होगी वो ब्लैक होनी चाहिए। तो देखें क्या ये ब्लिंक करती है, बिल्कुल आखिरी ब्रैकेट मेरे पास ब्लैक आ गई है।
अब आपका डाटा जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गया है कि आपने डेजिग्नेशन वाइज चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखेंगे फिक्स किसको करना है, तो F18 जो कि रेंज से बाहर है इसको फिक्स करेंगे, G18, H18, F19, G19, H19, F20, G20, H20, F21, G21, H21, F22, G22 एंड वी हैव H22 इन रेफरेंस को मैंने फिक्स कर लिया। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें पहले इस एम्प्लॉय को 200 रुपये मिल रहा था, अब इसको 202 रुपये मिल रहे हैं। आप इसको कंटिन्यूसली ड्रैग कर लें तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखें तो थोड़ा सा क्राइटेरिया फर्क हो गया हमारे पास। चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज हमने प्रॉपरली फिक्स नहीं की हैं। दोबारा से देखते हैं, मैंने ऊपर वाले रूल में भी फिक्स नहीं था किया हुआ जो रेगुलर था, तो क्योंकि मैंने कहा था कि जो हमने पहले पिछले वाले फार्मूले में देखा उसी तरह, लेकिन हर फार्मूले के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली फिक्स करनी होंगी। अब ये आपने प्रॉपरली फिक्स कर ली। अब आप इसको ड्रैग कर लें, जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे 92 and then I have to drag रूल चेक करेंगे। पहले वाला है 22, इसको 144, पहले इससे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, अब इसको कम क्यों मिल रहे हैं। यहाँ भी कोई रेफरेंस देखें, ये एक रेफरेंस है जो आपने फिक्स नहीं किया हुआ, तो हम इसको डिबग करेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको थोड़ी देर रोक रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं डिबग करना सिखाता हूँ कि अब ये मेरा फार्मूला है, इसको मैंने डिबग करना है और देखना है कि कैसे है। तो यहाँ जो ये वैल्यू मुझे वैल्यू एक वेरी करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ मैंने कोई वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं की हुई है। तो अगर ये वाली वैल्यू जी K17 ये फिक्स करेंगे, इसको अब आपने ड्रैग कर देना है, तो आपके पास आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाएगा। जी मौजूद क्वेश्चन पूछिएगा। ऑब्वियसली आपको कंपनी ने एक रूल दिया होता है, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि इतने घंटे आपने रेगुलरली उनके पास काम करना है। तो ये आपकी पे रोल के ऊपर मेंशन होता है कि आप 8 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स हैं या 9 घंटे हैं या 10 घंटे हैं, और उसके बाद फिर आपको ओवर टाइम मिलना शुरू होता है। तो ये मेंशन होता है पहले, यानी जब आप कहीं भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो ये पहले से मेंशन होता है। लेकिन अब देखें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट। जी 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 कुछ बच्चा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इफ दिस अभी आज मैं आपको ना इसका टास्क भी दूंगा कि जब आप आओगे आप अपना कार्ड इन करोगे, टाइम इन करोगे। आपने टाइम इन करना है, टाइम आउट करना है, आपका वर्किंग आवर निकलाना है। लेकिन मैनेजर कई दफा ऐसे होता है जैसे कि वो दरमियान में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, अब उसने ब्रेक की, उसने कहा पहले मैं 8 घंटे काम करके गया हूँ, मैंने आना 9 घंटे था, लेकिन फिर वो कुछ एक आधा घंटा ब्रेक के लिए चला गया और फिर उसके बाद उसने दोबारा ज्वाइन किया। तो इस समथिंग लाइक दिस के उसने 8 घंटे, उसने मेंशन ये किया है, अभी फिलहाल के लिए बात करें तो 8 घंटे मैंने रेगुलर किया, 2 घंटे मैंने ओवर टाइम लगाया, तो मेरे ये टोटल आवर्स आ गए। ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ देखें ये क्लर्क है, ये कह रहा है 5 घंटे एक और 1 घंटा ही। अगर इस तरह मैं देखूं तो 5 घंटे की सैलरी तो इन 9 के हिसाब से मिलनी चाहिए, इस 1 घंटे की सैलरी इसको क्लर्क को 16 रुपए के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये किया है कि हमने इस 6 को ही डिवाइड करके देखना है। अगर उसके जो मेंशन करदा आवर्स हैं वो 9 या इससे ज्यादा है, अगर 9 से ज्यादा है तो फिर तो उसको ओवर टाइम जितने ज्यादा उतना देना है, और अगर नहीं है तो फिर उसको रेगुलर सैलरी मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। ओके, तो वापस आते हैं कि फार्मूला डिबग करके देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप आगे इंटरमीडिएट एक्सेल या एडवांस एक्सेल में जाना चाह रहे हैं और आपको फार्मूला डिबग नहीं करना आता, देन इट्स रियल लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। मैं इस वाले फार्मूले को डिबग करके दिखाता हूँ। मैं डाटा के अंदर गया, डाटा के अंदर आपके पास काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। आपने अभी यहाँ से देखा है डाटा वैलिडेशन, जो कि अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस फार्मूले को डिबग करें, तो फार्मूलाज में जाएंगे। फार्मूलाज में क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आती है ट्रेस प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होते हैं? प्रेसिडेंस ये होते हैं कि एक होता है डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। प्रेसिडेंस ये होते हैं जो जिनके ऊपर दूसरे लोग बेस कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी अगर मैं ट्रेस डिपेंडेंसी देखूं तो ये किसके ऊपर कर रहा है? ये ऑब्वियसली पहले इन दो से मिलके बना, फिर और उसके बाद फिर ये सारे सेल से मिलके बना। यानी ये वाला सेल एक्चुअली पीएन
11 मैंने जो है 20 एंड देन सो ऑन और इन सब के ऊपर बेस कर रहा है। तो इसके प्रेसिडेंस ये है। मैं रिमूव करता हूँ, एरो दोबारा देखिएगा। मैं कहता हूँ कौन इस पर डिपेंड कर रहा है, तो कोई भी इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि यहाँ देखें इस पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है, मैं कहता हूँ पेज डिपेंडेंट। तो ये तमाम सेल्स इस पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स इसके बगैर नहीं निकल सकते। क्लियर है जी सबको? ये था 3 ऑप्शन मैंने बात की। प्रेसिडेंस कौन कौन इसके ऊपर बेस कर रहा है, सॉरी कौन कौन इसके ऊपर बेस कर रहा है, जबकि पेज डिपेंडेंट अब ये किन के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है जी, तो मैं फिलहाल ये खत्म कर देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसका फार्मूला एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आती है, समटाइम एक छोटा सा ना ऊपर सदस्य तरह का निशान आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर वो निशान आ रहा हो तो उसे आपने कैसे हैंडल करना है। और ये तो आपको पता ही है कि आपने कमेंट मतलब फार्मूला कैसे देखना है और बाकी वर्किंग कैसे करनी है। फिलहाल मैं एवेल्यूएट फार्मूले पे आता हूँ। एवेल्यूएट फार्मूले में जैसे मैं ज्ञान आता है इसने मेरे लिए ये शॉर्ट करके चीजें मुझे दिखाना शुरू कर दी। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। कहता है I4 को एवेल्यूएट करो, वहां पर 11 लिखा हुआ है। केस 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, केस 17 में 9 लिखा हुआ है। एवेल्यूएट सिंपली सॉल्व करता है। मैंने कहा ठीक हो गया, एवेल्यूएट ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब पहला पूरा फार्मूला नहीं लगेगा। अब मैंने चेक किया मेरा डेजिग्नेशन क्या है, पेन F18 के बराबर है। मैं कहता हूँ F18 पर मूव करना है। स्टेप इन, अगर आप एक वैल्यू देखना चाहते हो तो वहां पर मैं गया, वहां मैनेजर लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, स्टेप आउट, मुझे ये नहीं कंपेयर करना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। डन करते गए और आप पीएन को टैली करते जा रहे हो, कंडीशन फॉल्स होती जा रही है। अभी क्लर्क के साथ भी मैच नहीं किया। जैसे ही ये पीएन से मैच किया, एवेल्यूएट करें। स्टेप इन, K17 में 9 लिखा हुआ है, स्टेप आउट। G22 में 12 लिखा हुआ है, स्टेप आउट। 9 मल्टीप्लाई बाय 12 आपने कहा 104। देन आपने कहा I14, इसमें मैंने सम का फार्मूला लगाया, स्टेप आउट। आपने 11 माइनस आपके पास 9, तो 11 माइनस 9 आपका 2 आ गया। 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 14 के साथ। 14 टू इज 28, 108 और 28 दोनों को जमा किया 136, और सही सूरत में ये आपके पास आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो एवेल्यूएट करना सीख जाएंगे। उसके बाद सैलरी पर मंथ निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल स्टेप, यू जस्ट गो देयर। आपने क्या किया, सॉरी आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। इमेजिनरी अकाउंट्स में 30 डेज होते हैं, हमने यही डील किया था लास्ट टाइम भी। तो मैंने सिर्फ इसको 30 से यानी एक्सपेक्टेडली अगर इसी तरह ओवर टाइम करें, रेगुलर सैलरी शो करें, तो हमारे पास जो हमारा डाटा है वो हमें इस तरह से आंसर जो है वो रिटर्न करेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट आती है हमारी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस शीट को मुकम्मल करना है। ये तो आपने मुकम्मल कर ली, ये तो मैंने आपके लिए मुकम्मल कर दिया। मैं शीट अपलोड भी कर दूंगा लेक्चर के बाद। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ आप कर लें नेम, और यहाँ आप कर लें टाइम इन, टाइम आउट। आपने यहाँ पे कहा नेम है सपोज हसन, टाइम इन है इसका जो इसमें कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो मैंने कहा ये इसका टाइमिंग है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, और अब की दफा मैं कहता हूँ ये 6:59 पे ऑफ करता है। तो आपने मुझे बताना है कि वर्किंग टाइम इसका क्या होगा। याद रखें बड़ा ही सिंपल सा है कि इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा वर्किंग टाइम आ जाएगा, 3 घंटे मेरे पास आ गए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ना टेक्निकल बात तब होगी जब बाद में लिखी वैल्यू छोटी होगी। जैसे वो नाइट की ड्यूटी करता है, तो जब बाद में लिखी वैल्यू छोटी होगी और पहले लिखी वैल्यू बड़ी होगी तो फिर ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें। एक फार्मूला है आपके पास टाइम वैल्यू का, इसको आप देखिएगा कि ये क्या करता है। इसी तरह कंट्रोल 1 करें, और आपके पास यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स हैं। जनरल पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको इसकी वैल्यू शो करवा रहा है 0.125। याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये आपके ऑड्स बन जाएंगे। ठीक, तो आपने इस तरह से भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि ये किस तरह से आपके पास ऑड्स की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करेगा।
और फिर आपने उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि मैं टाइमिंग बताऊँ और टाइम आउट बताऊँ और ये मुझे मेरी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट भी आप आराम से बना लेंगे। इस तरह एक और असाइनमेंट है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ कि मसलन मैं कहता हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो कितनी है। मैंने कहा जो मेरी सैलरी है वो सपोज 15,785 है। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सैलरी एंटर करूँ। आपने कुछ ऐसे फार्मूले लिखने हैं कि वो मुझे बताए कि इस सैलरी में 5,000 वाले कितने नोट होंगे, 1,000 वाले कितने नोट होंगे, 500 वाले कितने नोट होंगे, 100 वाले कितने नोट होंगे, 50 वाले कितने नोट होंगे, 20 वाले कितने नोट होंगे और 10 वाले नोट कितने होंगे। जो रिमेनिंग है इट शुड बी कंसीडर्ड एज कॉइन। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 5,000 वाले कितने होंगे, 3। 1,000 वाला कितने होंगे, कोई नहीं। 500 वाला कितना होगा, 1। 100 वाले कितने होंगे, 2। 50 वाला 1। 20 वाला 1। 10 वाला 1 और बाकी के 5 रुपए जो हैं वो एक कॉइन की शक्ल में मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने कुछ ऐसे फार्मूले लिखने हैं कि जब मैं यहाँ पर अपनी सैलरी एंटर करूं तो आपके कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए कि ये मुझे यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। नथिंग। ओके जी, लेक्चर का तो यहीं से काम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे।